तो फिर हम जैसे हम बात करते चलते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होगी मैं उसको बताता चलूंगा। बाकी तो तुम लोगों ने भी कुछ किया ही होगा मेहनत। ये बताओ कि जैसे टॉर्क लिखना सिखाया है, टॉर्क में बेसिक से चल रहा हूँ, टॉर्क लिखना सिखाया है। रोटेशनल मैकेनिक्स का लेक्चर 1 हो गया। तो जैसे टॉर्क तुम्हें लिखना बताया है तो हम कह सकते हैं, सपोज एक रॉड ऐसे हिंज किया गया है, रॉड, दिस इज रॉड हैविंग मास m, लेंथ l, और इट इज हिंज अबाउट एनी पॉइंट, और ये वर्टिकल वॉल है, यहाँ पे ये हिंज पॉइंट है। हिंज मतलब इट कैन रोटेट। तो इसमें दिया हुआ है कि अपर एंड को, दिस इज वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल, इट इज कनेक्टेड बाय ये स्ट्रिंग। अब अगर आपसे पूछा जाए, जो तुम्हें मालूम होगा बता सकते हो तो ओरली बताना, मतलब कि जस्ट इसका ये तुम्हें बताना है कि कैसे करेंगे, और देन वी विल प्रोसीड फर्दर। इसका आंसर की जरूरत नहीं है, आंसर तो तुम लोग कैलकुलेट ही कर लोगे। दैट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल पार्ट पे हमें ज्यादा नहीं टाइम देना है। ये बताओ कि ये अगर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये कहा जा रहा है इट्स हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये कहा जा रहा है कि एक रॉड ऐसे इक्विलिब्रियम में है, तो व्हाट इज द टेंशन इन रॉड एंड hinge reaction at point O. Find tension in string, this is string, find tension in string and hinge reaction। जो नहीं हो पाएगा वो भी बोल देना, और जो तुम्हें लगता हो जाएगा वो भी बता दो। जस्ट, और कोई टेंशन नहीं कि ये नहीं कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, नहीं आता तभी तो सीखना है यार। बोलो, अगर स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जाए और ये पूछा जाए हिंज रिएक्शन एट पॉइंट ओ, क्या आंसर होगा आपका? नहीं आता सर, नहीं आता हम लोग को। हाँ सर, हिंज का कुछ बताया ही नहीं है, नोट्स में हिंज एक बार भी नहीं लिखा हुआ है। तो फिर मेजर इशू है फिर। हिंज की बात नहीं है, या फिक्स रहता है, तो वहां पे कोई रिएक्शन फोर्स अगर पूछा जाता तो वो तो होना चाहिए था। तो इस तरीके के कोई बात बताया ही नहीं, राइट? नहीं सर, ऐसा रॉड मूव कर रहा है वैसा, मतलब उतना वैसे कुछ नहीं बता, ऊपर ऊपर से सब कुछ बता दिया, हाँ मतलब एक दो लाइन में सब कुछ बता दिया, और कुछ डिटेल में वो लोग गए नहीं। हम्म। तो देखो फिर बेटा, ऑडिबल है, क्लियर ना बेटा? हाँ क्लियर है सर। तो बस तुम ये एक बात ये देखो कि यहाँ पे, ये तो फिर क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टार्टिंग, जब टॉर्क की बात आती है तो बेटा स्टार्ट यहीं से होता है। टॉर्क की बात होती है तो स्टार्ट यहीं से होता है बेसिकली। कोई नहीं, अब इसका देखो एक बात फ्री वर्ड, हम ये देखें कि रॉड इक्विलिब्रियम में कैसे, किन फोर्सेस के कारण। तो ये देखो कि ये रॉड जो है हमारा, ये है रॉड, और जब तक कुछ नहीं दिया तो हम अपने तरफ से नॉन यूनिफॉर्म नहीं मान, क्या मानेंगे कि यूनिफॉर्म रॉड है, राइट? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो इसका देखो, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे mg, रॉड का मास एक mg एक्ट कर रहा होगा। स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है इस पे, इस रॉड के लिए अगर हम फोर्स डायग्राम कहें या फ्री बॉडी डायग्राम, बोथ आर सेम।
तो इसके लिए अवे फ्रॉम दिस रॉड टेंशन टी एक्ट कर रहा होगा, दिस इज नोन एज फोर्स और फ्री बॉडी डायग्राम। वैसे इसको एक्चुअल में करेक्ट वर्ड यही है, फोर्स डायग्राम कहा जाए, क्योंकि फोर्स हम दिखाते हैं, या ये बीडी फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। अब ये देखो टेंशन टी लग रहा है, एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, और इस पे हिंज रिएक्शन। हिंज रिएक्शन किसी भी पॉइंट पे कोई फोर्स, जैसा कि हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, कहीं किसी पॉइंट पे फोर्स पूछा जाए, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो हम किसी डायरेक्शन में फोर्स मान सकते हैं, और उसको हम या तो फिर यहाँ पे थीटा एंगल मान लें या अल्फा एंगल मान लें, उसका एक कंपोनेंट कहते हैं एफ एक्स, या मान लें एफ वाई। तो दैट एफ एक्स एंड एफ वाई विल डिपेंड्स ऑन एफ एंड थीटा, राइट? Yes. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इधर मान रहे हैं कि एक एफ एक्स है और एक एफ वाई है। कोई वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ये बात हुआ था पिछली क्लास में। अगर निगेटिव आ गया तो हमारा एफ एक्स निगेटिव आ गया तो एफ एक्स इधर हो जाएगा, एफ वाई ये हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इधर आ जाएगा कहीं पे, और हम फिर एफ वाई इसको कह देंगे, इससे हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बता देंगे, तो एफ वाई एफ नेट जो कह देंगे, एफ नेट कह देंगे, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो अंडर रूट एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर, और टेन अल्फा जो हो जाएगा वो एफ वाई अपॉन एफ एक्स कह देंगे। या वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रॉड इक्विलिब्रियम में इन पॉइंट की वजह, इन फोर्सेस की वजह से जो हमने देखा रॉड। अब यहाँ पे इट इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस इन एट इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे, बोलो बेटा? नेट फोर्स अलोंग एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो एफ एक्स, दिस इज समेशन ऑफ एक्स, एफ एक्स माइनस टी इज इक्वल टू 0। एक तो आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू टी, और दूसरा हम कहेंगे नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, summation of net force along y direction that must be equal to 0। तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स कहेंगे तो एफ वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एम जी। ये हो गया सेकंड, ठीक है बेटा? हाँ समझे। हमारे पास अननोन कितने हैं, एफ एक्स एफ वाई एंड टी। इक्वेशन कितने आए? 2। फिर कैसे बताया जाए, बोलो बेटा? हमें क्या बताना है, हमें टेंशन निकालना है, एफ एक्स और एफ वाई निकालना है। हाँ तो कैसे बताएंगे, बोलो? अब यहाँ पे देखो बात आती है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी 0, टॉर्क विल बी आल्सो 0 इन रोटेशन। अदरवाइज अगर स्ट्रिंग नहीं होता तो इट इज हैविंग टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट रॉड की टेंडेंसी जो है रोटेट करने की है। जहां पे रोटेशन यूज होगा, जहां पे रोटेटिंग टेंडेंसी होगी, देयर विल बी ए टॉर्क। टॉर्क वहां पे आएगा जहां पे ऑब्जेक्ट रोटेट करने की टेंडेंसी होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी है, देयर मस्ट बी ए फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और इट इज हैविंग टेंडेंसी टू रोटेट, तो देयर मस्ट हैव टॉर्क। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे नेट टॉर्क 0 है, क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात बेटा? अब बताओ टॉर्क में हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें? सेंटर ऑफ मास के अलग, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे देखो, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है हमारा mg। या फिर कोई भी पॉइंट पे ले, वहां पे तो हर जगह तो 0 ही होगा ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 होगा, हाँ क्योंकि वही। इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम कोशिश करें कि उस पॉइंट के अबाउट लें जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो। हिंज पे ले लो फिर तो दोनों 0 हो जाएगा। हिंज पॉइंट पे ले लेंगे तो दो फोर्स के कारण टॉर्क 0 आ जाएगा। सिंपली हमारा हम कहेंगे हिंज पॉइंट के अबाउट ले लें तो ये हमारा आ जाएगा, इसको कुछ एंगल दे दिया जाए थीटा सपोज, तो हम ये यहाँ पे कह दें कि अगर ये हम हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करेंगे, टॉर्क के अबाउट ओ विल बी 0। तो यहाँ पे बेटा देखो ये लेंथ L था,
अब एक बात देखो, टॉर्क क्या लिखते हैं, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क जो लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ एक्स और एफ वाई का तो टॉर्क हो गया 0 क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। इसके बाद हो जाएगा सर, इसके बाद आता है एफ एक्स इंटू आर परपेंडिकुलर। हाँ, तो एम जी डाउनवर्ड कर देंगे, टेंशन इधर ले लेंगे, हाँ और इसके कारण हम कहेंगे कि ये जो यहाँ पे एम जी है, एक बार लिखना देख लो, क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे टॉर्क अबाउट ओ इज 0, तो एम जी इंटू एल बाई टू, एल बाई टू जब कहोगे एल बाई टू, और ये एंगल थीटा है तो एल बाई टू कॉस थीटा हो गया। हाँ मोहनी हाँ। समझ में आ रही बात बेटा? हाँ सर। इसका एम जी एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और एम जी L by डाउनवर्ड 2. एक्ट कर रहा है, तो एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू कॉस थीटा, एल बाई टू कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एल बाई टू कॉस थीटा। तो ये क्लॉकवाइज है, ये देखो ये ओ टॉर्क। पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क अबाउट ओ। अब टी, टी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये एल है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, एल साइन थीटा, एल तो हम साइन कहेंगे थीटा दैट इज T इक्वल टू into टी इंटू L एल साइन थीटा, sin theta. और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। या इसी को, जिससे दोबारा तो अब बताएंगे नहीं ये बात, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, नेट टॉर्क अबाउट ओ इज 0, अबाउट ओ इज 0। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है ध्यान देना, जब हम ओ पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं तो एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, और क्लॉकवाइज को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया, सपोज क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो प्लस हम क्या कहेंगे, एम जी एल टी इंटू एल साइन थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम फिर निगेटिव लेंगे मतलब ये यहाँ पे निगेटिव साइन लिख देंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, नेट टॉर्क अबाउट ओ इज 0, ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं पे। हाँ तो ये समझा। पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे, तो समेशन जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा एम जी एल बाई टू कॉस थीटा माइनस टी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर आपका आ जाएगा, हाँ MG सर, L फिर by सॉल्व cos कर theta. लेंगे, हो जाएगा। टी की वैल्यू आ जाएगी, टी आ जाएगा, तो एफ एक्स एंड एफ वाई यू कैन कैलकुलेट इट। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर, वो हिंज Yes वाले से sir. कंफ्यूज हो गए थे कि हिंज का सर उसका बताया एक और पार्ट था ना नीचे क्वेश्चन के। क्या बेटा? एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था वापस? क्वेश्चन था बेटा कि यहाँ पे पूछा गया था, एक रॉड है जिसका मास m लेंथ l है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये मास m है, लेंथ l है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड हिंज रिएक्शन fx एंड fy एंड टेंशन। तो fx fy बताओ कि यहाँ पे fx और fy ये दोनों जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव कोई आ रहा है बेटा? क्या सर? fx और fy में कोई नेगेटिव आ रहा है कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं? दोनों तो 0 थे ना ऊपर। अच्छा fx और fy में दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव भी आ रहा है कोई? दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मींस जो हमने एज्यूम किया है दैट इज करेक्ट। क्लियर बेटा? तो हिंज रिएक्शन बोले तो एफ नेट निकालना होगा ना? हाँ, एफ ओके नेट। हाँ सर, समझे। ओके तो जब एफ एक्स एफ वाई पता है तो बेटा कर लोगे ना, हाँ हाँ हो जाएगा, फिर सर आता है। जो नहीं होगा बता दिया करना बेटा। हाँ सर, हाँ सर। सर एक नहीं, डाउट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बोलो। जैसे अगर वो बोलते हैं कि अराउंड, जैसे एक वो घूम रहा है, तो फिर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को कैसे पता कि वो आई एक्स होगा, आई वाई होगा और आई जेड होगा? मतलब वो अच्छा, तीनों में तो डिफरेंस बता दो ना कि कैसे, कब यूज। समझ गया। देखो क्या है बेटा कि जैसे अब वो आपका डिपेंड करेगा, जैसे मान लो कि ये हम कहें, देखो ध्यान से, अगर हम कह दें कि रेक्टेंगुलर लैमिना है, सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर लैमिना, और इसका रेक्टेंगुलर लैमिना, इसका मास है m, लेंथ है a, विड्थ है b, और अगर ये रेक्टेंगुलर लैमिना, अब हमारा डिपेंड करता है हम जिस प्लेन में रखा है, इसको सपोज हम x x डैश कह रहे हैं, इसको y y डैश कह रहे हैं,
इसके परपेंडिकुलर को हम लोग जेड जेड डैश कह रहे हैं, इसके अपोजिट जो होगा उसको जेड डैश कह रहे हैं। समझ में आया बेटा? हाँ सर। अगर ये ऐसे रोटेट किया गया, देखो अगर इसको ऐसे रोटेट किया गया, ये जो हम लाइन ड्रा कर रहे हैं इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम कहें कि ये लैमिना है और एक्स एक्स डैश ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो इसको हम कहेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश जो होगा वो होगा एम बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है? अब हमारा जो वाई वाई डैश है, अगर हमने इसको वाई वाई डैश लिया, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो लैमिना वही है बेटा, लैमिना हमारा रेक्टेंगल लैमिना वही है, लेकिन ये रोटेट अगर ऐसे कर रहा है, ये रोटेट ऐसे कर रहा है वाई वाई डैश के अबाउट, तो हम क्या कहेंगे? ये रोटेट कर रहा है वाई वाई डैश के अबाउट, तो हम आई वाई वाई डैश लिखेंगे, आई वाई वाई डैश लिखेंगे एम ए स्क्वायर बाई 12। ठीक है बेटा? हाँ सर समझा। अब अगर ये कहा जाए जेड जेड डैश के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, ये देखो पेन के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। समझ पा रहे हो बेटा? हो गया ना, ये एक्स ही हो गया ना, मतलब नहीं नहीं, एक्स और एक्स जेड नहीं, में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। देखो ये जो है कि प्लेन, ये प्लेन हम्म। है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, हम्म। ये एक्स है, हम्म। एक्स एक्स डैश ये है, ये जो जिस प्लेन में रखा है ये एक्स वाई प्लेन है, हम्म। तो ये हो गया हमारा एक्स। इसके अबाउट अगर रोटेट करेगा तो ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हाँ कर रहा है। हाँ। ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? वाई। वाई। अब हमारा जेड एक्सिस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ ना, हाँ प्लेन के परपेंडिकुलर इसके अबाउट एक्स अगर वाई ऐसे रोटेट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? ओ हाँ हाँ सर समझा। समझ में आया? हाँ आप समझा समझा। इसको हम कहेंगे कि जेड जेड डैश के अबाउट रोटेट कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन में ही है, ये एक्स वाई प्लेन में ही ये रोटेट कर रहा, तो हम कहेंगे जेड जेड डैश के अबाउट रोटेट कर रहा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो लगाते हैं हाँ प्लेन लैमिना के लिए, तो आई जेड जेड डैश आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, और दोनों का सम कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, तो यही आई जेड जेड डैश जो होगा वो हो जाता है एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बेटा? हाँ सर हाँ। और कुछ नहीं अब और तो हाँ, तो देखो अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो, अगर एक बात बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो हम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई फिक्स्ड हिंज पॉइंट, फिक्स हम नहीं कह रहे हैं, फिक्स बेटा क्यों बार बार यूज नहीं कर रहे हैं, अगर इस फिक्स कह देंगे तो इसके अबाउट ये रोटेट नहीं कर पाएगा, वो पॉइंट इज हिंज पॉइंट। हिंज का मतलब मैं समझा दिया था, कहीं पे होल है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने कोई नेल है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट फिर रोटेट कर सकता है कि नहीं नेल के अबाउट? कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बेटा पूरा क्लियर बात क्या कह रहा हूँ? रेड से जो दिखाया है नेल है और इस प्लेन में है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज चाहे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। हाँ इसको सर। हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट है, ये बेसिकली हिंज रहता है, लेकिन ये पॉइंट जो है, पॉइंट नेल, नेल क्या होगा? नेल को हम कहेंगे नेल इज फिक्स्ड। क्या कहेंगे अबाउट नेल? नेल फिक्स्ड है, तो ये हम कहेंगे किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, इसका मतलब हम कहेंगे किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और इसका एंगुलर वेलोसिटी अल्फा है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और एंगुलर वेलोसिटी है बेटा ओमेगा। कोई पॉइंट पी दिया, कोई पॉइंट पी हम यहाँ पे ले रहे हैं, अब दोनों लोग बेटा बताओ, कोई बात नहीं, एक्स डिस्टेंस पे हमने पॉइंट पी लिया, पी पॉइंट का एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी बताओ। टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी
टोटल एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, टोटल मतलब नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? इस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एक्स अल्फा होगा क्या? एक्स अल्फा क्या होगा? एक्सेलरेशन and रेडियस इनटू x रेडियल एक्सेलरेशन अगर अल्फा 0 होता तब क्या होता पी पॉइंट का एक्सेलरेशन बेटा? acceleration 0 होता। अल्फा अगर 0 होता, केवल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया होता एट द टाइम टी। वो पार्टिकल मास m का है क्या? नहीं नहीं, ये कोई इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है, इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है, और ये पॉइंट है जिस ये किसी इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट पी है। और ये कोई इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रहा है। तो किसी इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट पी के अबाउट रोटेट कर रहा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आईपी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी p अबाउट पी। अच्छा ये बताओ, अगर कोई एक इधर ध्यान दो बेटा, कोई पॉइंट से किसी पॉइंट से एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया हमने और यहाँ पे कोई पार्टिकल अटैच कर दिया जिसका मास m है और इसी प्लेन में इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l, वो पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? बेटा ये बताओ, सर्कुलर मोशन पढ़ा है? पढ़ा है सर। सर्कुलर मोशन इन है। हाँ सर। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा और ये रेडियस r है, तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या लिखते हो? ओमेगा इंटू r। ये मालूम है? हाँ पता है। तो कोई भी पार्टिकल का अगर टेंजेंशियल स्पीड जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, उसका टेंजेंशियल स्पीड अगर आपको पता है v है और रेडियस है r, तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ar कितना होगा? v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर बाई r। स्क्वायर है यार। और इस पे अगर हम कहीं स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो वही टेंशन होगा टुवर्ड द सेंटर, हाँ तो माइनस वही टेंशन हो जाएगा ना बेटा। तो अगर पूछा जाए पार्टिकल पे टेंशन कितना हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ये रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो टी की वैल्यू हम कहेंगे mv स्क्वायर बाई r। हाँ ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं उसको। तो इसी को सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो हम v की जगह पे लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r। तो एक r कैंसिल हो गया, इसी को लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r। ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कोई रेगुलर शेप रिजिड बॉडी है, ये P पॉइंट फिक्स पॉइंट है, P पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। P पॉइंट से डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, P पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x x, ये पॉइंट P है
और ये P पॉइंट का एक्सिलरेशन, नेट एक्सिलरेशन पूछा गया। अगर केवल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा होती, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा होता, तब क्या लिखते हैं? वो तो अल्फा स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर को वो कर का वो नेट निकालेंगे, मतलब सेंट्रीपिटल निकालना है ना हम लोग को इससे, तो नेट आ जाएगा एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ, ये अगर स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। इस इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे वो पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में वो पॉइंट के अबाउट, ये लेंथ है l, तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन ओमेगा? इट स्टार्ट्स विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इट स्टार्ट्स, इसका मतलब ओमेगा इनिशियल कितना हो गया? 0। अब अगर हम पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m, क्या लिखोगे? जस्ट उसी टाइम पे कि थोड़े टाइम बाद? जस्ट इसी मोमेंट पे है, t इज इक्वल टू 0 प्लस, मतलब ये t 0 पे दिया है, 0 प्लस मतलब जस्ट आफ्टर दैट, या t 0 ही मान लो। हाँ तो अल्फा ही होगा ना, क्योंकि सेंटर, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलिए आप बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, 0 हो गया ना? देखो बेटा देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा इंटू आर परपेंडिकुलर, डायरेक्शन भी होता है, तो तुम्हें अल्फा क्रॉस आर वेक्टर होता है। देखो ए टेंजेंशियल जो होता है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन हम वेक्टर में नहीं उलझाना चाहते हैं, हम उसको बहुत सिंपल वे में बताना चाहते हैं कि एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is equal to alpha into r perpendicular, angular alpha is angular acceleration, angular acceleration, हाँ and r perpendicular is perpendicular distance, हाँ सर, ये पता है सर। perpendicular distance from O to particle, from O to mass m। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? l, यही हो गया बेटा आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कितना है? l, और अल्फा है, अल्फा का डायरेक्शन देखो ध्यान से, अल्फा ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन किधर हुआ? अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन हो गया अपवर्ड। ये समझ पा रहे हो बेटा? तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा at, दैट विल बी अल्फा आर परपेंडिकुलर। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा और अल्फा का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, ये सेंस ऑफ रोटेशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ। अब यहाँ पे देखो ओमेगा इनिशियल 0 है, तो जो रेडियल एक्सेलरेशन एक टुवर्ड द सेंटर होता वो क्या होता? ओमेगा स्क्वायर आर परपेंडिकुलर कहें या ओमेगा स्क्वायर एल कहें, तो ये टर्म 0 हो जाता, तो रेडियल मुझे लगा एक्सेलरेशन हो कि जाएगा 0, केवल क्या एक करेगा? टेंजेंशियल। समझ में आई बात? हाँ सर समझ। अब यहाँ पे बताओ, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है, कोई पॉइंट पी है, ये इसको सॉरी ये ओ कह दिया जाए, ओ के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, कोई पॉइंट ये रेगुलर शेप रिजिड बॉडी पे कोई पॉइंट पी ले लिया हमने, और ओ पॉइंट से डिस्टेंस पी पॉइंट का है एक्स, पी पॉइंट का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन पूछा गया था। एक तो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा के कारण क्या लिखोगे बेटा? अल्फा एक्स हो जाएगा वो टेंजेंशियल,
और ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल। तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो हाँ बेटा मोहनीश तुम भी समझ रहे हो? सर लिखो नहीं समझ। मोहनीश यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। एल्फा एल्फा इंटू एक्स हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और रेडियल जो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, वो ओमेगा के कारण, क्योंकि अगर ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती अल्फा जीरो होता, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती तो अल्फा टेंजेंशियल वाला टर्म क्या हो जाता? जीरो। जीरो हो जाता। तो केवल रेडियल एक्सेलरेशन होता, ओमेगा जीरो होता तो रेडियल वाला एक्सेलरेशन जीरो होता, केवल टेंजेंशियल होता। ठीक है बेटा? सर ये तो सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना हम लोग को। तो बेटा सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल के लिए पढ़ा था, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़ा था, मोमेंटम में जो पढ़ा, वो एक पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट होता था, उसका शेप एंड साइज हम कंसीडर नहीं करते थे। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे हैं, दैट इज रोटेशन में हम क्या कर रहे हैं, रिजिड बॉडी की बात क्या कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को मिला करके जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ओ पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस पूरे इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी में कोई एक हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल की बात करें तो उसका बताएंगे, दैट इज ग्रुप ऑफ पार्टिकल व्हाट वी आर स्टडिंग इन रोटेशनल मोशन बेसिक। इसके पहले क्या करते थे, दो पार्टिकल हिट किया, उसका शेप एंड साइज लेते थे, नहीं लेते थे। कहीं कहीं पे अगर शेप साइज कंसीडर करना पड़ा मोमेंटम में तो मेंशन रहता था। डायनेमिक्स में जब भी हमने कंसीडर किया, कुछ भी कंसीडर किया, तो क्या कंसीडर किया, पार्टिकल कंसीडर किया, उसका डायमेंशन निग्लेजिबल लिया, भले दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा मास हम बनाते थे, लेकिन वहां कपलिंग वगैरह की बात करते थे, इंक्लाइन प्लेन पे नहीं करते थे, कहते थे स्लाइड करेगा या एक्सेलरेशन करेगा, उसका साइज कहाँ लिया जाता था? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ समझा सर। सर। तो ये देखो, ये जरूरी सब टर्म है। तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है एज वेल एज एक्सेलरेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों का वेक्टर्स हम कह देंगे। तो एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, और एक हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू आर एक्स। तो ये 90 डिग्री पे है, जो भी वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी तो उनका हम नेट बता देंगे। हाँ तो सर समझा। पी पॉइंट का हमारा नेट आ जाएगा, समझा समझा सर। सर समझा। ए नेट आ जाएगा, फिर वही लिख लोगे अंडर रूट ए आर होल स्क्वायर हाँ प्लस 80 होल स्क्वायर, और ये हम कह दें सपोज दैट सम एंगल बीटा, तो इसको 80 कह सकते हो। तो tan बीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 80 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर। समझा। अब देखो यहाँ तक बात क्लियर बिल्कुल? हाँ सर क्लियर समझा। हाँ अब देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक रॉड है, ये हिंज है, और इसको अगर यहाँ से रिलीज किया गया, इट इज रिलीज हैविंग मास m and length l, this is the rod। कुछ नहीं कहा गया, इट मींस यूनिफॉर्म रॉड। अब जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा, when this rod will become horizontal, when this rod will become horizontal, rod will become horizontal, तो हमें बताना है फाइंड हिंज रिएक्शन। अब तुम्हें हिंज रिएक्शन का कोई प्रॉब्लम आएगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंज रिएक्शन एट ओ, ऑब्वियसली जहां पे हिंज है वहीं पे बताएंगे। हिंज रिएक्शन पूछ लिया गया, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है, ये एंगल दिया हुआ है बेटा थीटा, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। रिलीज्ड कहा जाए तो दैट मीन्स ऑब्वियसली रिलीज्ड यू। फ्रॉम रेस्ट। सर
और फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया हिंज रिएक्शन पूछा गया। दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट दैट इंस्टेंट। तीसरा टाइम टेकन। चलिए टाइम टेकन में भी इंटीग्रेशन थोड़ा आ जाएगा, कोई बात नहीं। यही दो पार्ट बताना है। बताओ क्या करोगे, कैसे बताओ? इसमें ओरली वो ऐसे लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ वो? हम बेटा यहाँ पे आंसर में इंटरेस्टेड नहीं है, बस आप बता दो हम ये करेंगे, करेक्ट रहेगा आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे की देखेंगे। नहीं मालूम रहेगा तो एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सेंटर ऑफ मास से वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाला वो वाला यूज होगा ना? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वो mgl/2 मतलब सेंटर ऑफ मास के थ्रू हम लोग वो पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद उसको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? तो mgl/2 cos थीटा तो शायद हाइट हो जाएगा। हम्म। और सर इसमें मुझे एक डाउट था कि हम लोग ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों इंक्लूड करेंगे ना काइनेटिक में? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों करेंगे। तो अब हाफ ये स्क्वायर तो बेटा ये देखो, ये ओ पॉइंट के अबाउट तो जा ही नहीं रहा कहीं पे ना। देखो एक एंड तो इसका फिक्स है कि नहीं फिक्स है? फिक्स है। ओ पॉइंट तो फिक्स है, ये कहीं पे हिलेगा ही नहीं रॉड का। दूसरा पॉइंट उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया। हाँ, उसमें नॉर्मल बस वही लगाना है, mgl/2 cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv²। तो उससे हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे, वी कहाँ है? v ओमेगा अपन ओमेगा आर आ जाएगा ना? ओमेगा आर क्या लिखोगे? यहीं पे गड़बड़ हो रहा थोड़ा, देखो। और एफ एक्स एफ वाई कैसे लिखोगे? fx क्या चीज का? हिंज रिएक्शन भी पूछा गया है। देखो नहीं पता सर, बता दो आप। अब इसको बता दो। देखो अभी एक चीज तो हम यहाँ पे थोड़ा समरी बना रहे हैं, ये तो तुम इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले नोट कर लो। अबाउट कुछ पॉइंट फार्मूले लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ध्यान से, ये हम किसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट whether it's regular shape or irregular shape, rigid body, if it is rotating about a fixed point, if it is in rotation about fixed point, clear बात बेटा? if it is in rotation about fixed point, तो यहाँ पे लिखो पहला पॉइंट लिखो कि पॉइंट एकदम बिल्कुल ये एकदम टिप पे रहना चाहिए रोटेशन मोशन में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, ये कभी भूलना नहीं है। कभी हम आगे बात करेंगे जब पॉइंट फिक्स नहीं होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रॉड हो, सिलेंडर हो, इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी हो, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो पहला चीज ध्यान रखना कि जो अभी हमने डिस्कस किया, हम पॉइंट बना के लिखते जा रहे हैं। इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है ओ। कोई पॉइंट हमने लिया P, ये डिस्टेंस लिखा है x, और इसका हम कहते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन that will be equal to अल्फा इंटू आर परपेंडिकुलर, या यहाँ पे कहेंगे r इंटू एक्स।
और डायरेक्शन फिक्स्ड पॉइंट को, ओ पॉइंट को अपनी जगह पे रखो, और जो पॉइंट है जिधर ये एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा, उसके लाइन को ज्वाइन करो और अल्फा रोटेट करा दो, उसी ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दो, तो यू विल बी गेटिंग, तो जब इस डायरेक्शन में ही जाएगा तो यहाँ पे इस मोमेंट पे टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये बात समझ गए? एक की आवाज बेटा कम आ रही है, वॉल्यूम साउंड तेज करो या तो माइक के पास रहो। समझा सर। हाँ, तो दूसरा पॉइंट देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन हम टेंजेंशियल कहेंगे और इसकी अगर स्पीड हम कहें वी, पहला पॉइंट जो लिखा गया। दूसरा पॉइंट ध्यान दो इसका, अगर हम स्पीड पॉइंट पी के टेंजेंशियल स्पीड कहें, ऑब्वियसली पी पॉइंट का स्पीड क्या होगा, एक तो एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा, अबाउट स्पीड ऑफ पॉइंट पी, एंगुलर स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ मोनिस, कि पी पॉइंट लिया, यहाँ पे हमने क्यू पॉइंट लिया, पी पॉइंट का एंगुलर स्पीड और क्यू पॉइंट का एंगुलर स्पीड सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। है अलग होगा ना, क्योंकि वो अच्छा नहीं सॉरी, एंगुलर स्पीड सेम है। विहान तुम बताओ। मैं एक्सेलरेशन की बात करना सोच रहा था। एंगुलर स्पीड पूछ रहा हूँ, पी पॉइंट क्यू पॉइंट का सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा ना, एक पार्ट सेम होगा, हाँ बिल्कुल। तो एंगुलर स्पीड फॉर ऑल पॉइंट्स अबाउट स्पीड ऑफ पॉइंट पी, एंगुलर स्पीड विल बी इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर स्पीड हर पॉइंट का सेम होगा। टेंजेंशियल स्पीड की जब बात करेंगे, टेंजेंशियल स्पीड देखो, टेंजेंशियल स्पीड जब कहेंगे तो दैट टेंजेंशियल स्पीड, उसको हम कहेंगे v टेंजेंशियल इज इक्वल टू, एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर या ओमेगा इंटू एक्स। और ये देखो ध्यान से, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है पी, तो ये अलग होगा, ये डिस्टेंस है एक्स, और एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ओमेगा एक्स हो जाएगा टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड समझा। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये हम तुम्हें वेक्टर वाला पार्ट हटा देंगे, डायरेक्शन बताना होता है यहाँ से तो डायरेक्शन ही आएगा, डायरेक्शन तो हम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दें बेटा, इसी जो पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ध्यान देना, जो फिक्स पॉइंट है एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो इसको रोटेट करा दें, इसको रोटेट करा दें तो वही बात आ जाएगी। जब रोटेट करा देंगे तो ये देखो, फिर ये जैसे रोटेशन में जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो वही बात रहता, तो परपेंडिकुलर हमेशा यूज करो। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो उसका जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, ध्यान देना हमारी बात को, जो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो हर एक पॉइंट की ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर स्पीड सेम हो गया, और ये ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो प्योर रोटेशन में है ऑब्जेक्ट। प्योर रोटेशन में कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में होगा, रोटेटरी मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी जो लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी इंटू ओमेगा स्क्वायर ऑफ इरेगुलर शेप। अगर ये रॉड होता, मान लो कोई एक रॉड होता और वो एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होता, वो पॉइंट के अबाउट जिसका मास एम लेंथ एल है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा होता, तब हम क्या कहते हैं, वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई, बोलो 12, कोई पॉइंट के एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये सब गड़बड़ मत करना बेटा, सब हाँ आता सर, मुझे हुआ लगा गड़बड़। वो बीच में एरो डाले ना, तो बीच ओ पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो ओ पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अभी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ सेंटर, किसी पॉइंट के अबाउट, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, कोई ऑब्जेक्ट रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप अगर रोटेशन में, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा,
its kinetic energy will be half I. I is moment of inertia about that point into omega square, right बेटा? हाँ सर। सर एक आप डाउट हाँ था, सर। हाँ बोलो हम बेटा। लोग ने एक चैप्टर सर्कुलर मोशन पढ़ा था, हम्म उसमें और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, क्योंकि रॉड भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, दोनों उस टाइम पे एक अरे बॉल टाइप था जो मूव कर रहा है, तो एक बार डिफरेंस कहते नहीं हो बेटा समझ। मालूम है, एक बार कहते हो कि नहीं समझ में आ रहा, देखो अच्छा फिर इधर फिर घुमा घुमा के पीछे ले जाते हो। नहीं देखो सर, इधर बस एक बार एक कहते डाउट हो आ रहा पता था। है, ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं कि जो सर्कुलर मोशन में तुमने पढ़ा है वो एक पार्टिकल का मोशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एक कोई पार्टिकल था, सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में पढ़ा, तब भी तुमने एक पार्टिकल का पढ़ा कि सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे तुमने कहा कि एक सेंटर से स्ट्रिंग है और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल इज हैविंग डायमेंशन 0। ये पढ़ा है सर्कुलर मोशन में। वर्टिकल प्लेन में भी पढ़ा, तो वर्टिकल प्लेन में भी आपने पढ़ा है, तो पार्टिकल का मोशन पढ़ा। यहाँ से क्या पढ़ा था कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग, और एक यहाँ पे पार्टिकल है मास सेम का, अटैच कर दिया गया, मिनिमम स्पीड दिया गया √5 GeL, तो ये फिर मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा और इसकी स्पीड हो जाएगी √GeL, यू मिनिमम देंगे तो √5 GeL, तो यहाँ पे इसकी स्पीड √GeL होगी, टेंशन 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, जस्ट इट विल बी एबल टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ। वहां एक पार्टिकल क्या करते थे? पार्टिकल पढ़ते थे, इसमें पार्टिकल पढ़ते थे सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है वो पॉइंट के अबाउट, इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल से बना है इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी। ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो गया ना, तो हर एक पार्टिकल का जब बात करोगे तो उसका रेडियस अलग अलग होगा। मान लो हम पार्टिकल 1 कहते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम कहते हैं पार्टिकल 1, तो ये है R1, इसका रेडियस ये हो गया। ये है पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 2 कहें तो 2 पार्टिकल का रेडियस ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। पार्टिकल 3 यहाँ पे कह दें तो इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस, वो पॉइंट तो फिक्स है, तो इसका रेडियस R3 होगा। दिस इज ग्रुप ऑफ पार्टिकल, ग्रुप ऑफ पार्टिकल, इनफाइनाइट पार्टिकल जो होंगे वो मिल करके इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी या रेगुलर शेप रिजिड बॉडी बनाएंगे। एक रॉड है, रेगुलर शेप है, लेकिन ये कितने पार्टिकल से मिलके बना है बताओ? इनफाइनाइट पार्टिकल्स। इनफाइनाइट इनफाइनाइट पार्टिकल से। पार्टिकल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कभी हम यहाँ पे मास का साइज की बात किए? हमेशा क्या कंसीडर करते हैं कि हर पॉइंटलेस। जो मास m है वो मास m l डिस्टेंस पे है। मास m का अगर यहाँ पे स्फीयर हम कहते हैं, सर्कुलर पाथ ये है, और यहाँ पे हम कंसीडर करें कि एक स्फीयर है, ये रोटेट कर रहा है, तो अब ये जब स्फीयर है तो ये फिर तो रिजिड बॉडी, देखो ध्यान से, तो हर एक पॉइंट का रेडियस अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वहां पे पॉइंट मास कंसीडर किया गया, पार्टिकल कंसीडर किया गया। यहाँ पे क्या है? बॉडी है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। समझा सर, अब समझा, थैंक यू। हाँ, तो हाफ IP ओमेगा स्क्वायर, तीसरा पॉइंट। अब वहां पे भी हम लिख सकते हैं, अगर कोई पार्टिकल है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम कहते हैं एक पॉइंट मास है m, और ये O पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, लेंथ L है, तो इसका सर्कुलर पाथ होगा ना बेटा RL रेडियस में, बोलो। होगा। अब इसकी हम कहते हैं पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं इसकी टोटल एनर्जी लिखो। क्या कहोगे? टोटल एनर्जी इसी प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, क्या लिखोगे टोटल एनर्जी? मोहनीश बोलो बेटा। क्या लिखोगे? हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस। भैया कह सकते हो कि सर हम ये जानते हैं पार्टिकल एक है और इसकी स्पीड हमें पता है, कहोगे स्पीड है ओमेगा इंटू एल, यही तो कहोगे बेटा। रेडियस एल, रेडियस की जगह क्या हो गया? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे, वो ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि से वो हो रहा है, मतलब रेवोल्यूशन हो रहा है चलो सर्कुलर। आपने लिख दिया, आपने कहा कि हम ये टोटल एनर्जी इसकी लिखेंगे, और ये प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपने कहा हाफ एम बी स्क्वायर लिखेंगे, आपने ये कहा विहान, राइट? प्लस mgl भी होगा। mgl होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है यार। तो जीरो है ना, होगा नहीं, ऐसे ग्रेविटी नहीं होगा, मतलब mgh नहीं होगा, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर होगा ना। हाँ, ऐसे प्लेन में रिवॉल्व करता है। ठीक है बेटा। हाँ सर, समझा। हाँ, अब देखो ध्यान से, विहान ये मोनिस कह रहे हैं कि नहीं सर हम लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं। तो विहान की भी बात देख लेते हैं। टोटल एनर्जी, उनकी भी बात सही है। क्या सही है? वो तो कह रहे हैं कि पार्टिकल रोटेट कर रहा है वो पॉइंट के अबाउट। वो तो ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। आप कह रहे हो नहीं, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हमें मालूम है, पार्टिकल एक है और पार्टिकल की स्पीड पता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर हम ये लिखेंगे। मोनिस कह रहे हैं नहीं हम ये भी लिखेंगे, तो लिख देते हैं हाफ आई ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिखोगे विहान? वो पॉइंट के अबाउट कौन सा डिस्क है क्या? ये डिस्क है क्या? सुन नहीं रहे हो ध्यान से क्या? ये बेटा हम पार्टिकल पार्टिकल कहे जा रहे हैं, तो कह रहे हो डिस्क है। तो नहीं होगा, तो होगा ही ना, ml स्क्वायर, ये पार्टिकल होगा ml स्क्वायर, सॉरी सर, कितना होगा मोनिस? ml स्क्वायर। हाँ, ml स्क्वायर होगा बेटा। अच्छा हाँ सर, पार्टिकल है तो ml स्क्वायर। तो हाँ अभी सर, देखो, अभी हमने तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, तो वही अब यहीं पे गड़बड़ कर दे रहे हो। देखो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या लिखा है, कोई भी पार्टिकल अगर फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, देखो ध्यान से बेटा, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर लिख दिया ना, पी पॉइंट के अबाउट। तो मोनिस ने कहा कि हाफ आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा स्क्वायर हम लिखेंगे। तो हाफ यहाँ पे रोटेशन में ये हो गया, फिक्स्ड पॉइंट ओ पॉइंट है, और भी हमने बताया कि ऐसे भी लिख सकते हो। तो हाफ आई पी कहेंगे एम एल स्क्वायर। ये बेटा समझ में आ रहा दोनों लोगों को, विहान और मोनिस? समझ आ रहा है सर, समझा। इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो देखो दोनों से वही आया, ओमेगा एल को क्या लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू ओमेगा एल। वी कौन सा वी है? टेंजेंशियल स्पीड। सिंस टेंजेंशियल स्पीड वी इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो हम टोटल एनर्जी जो लिखेंगे, टोटल एनर्जी सेम ही आ गया। हाँ सेम तो आएगा है ना बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। तुम्हारी भी बात सही, तुम्हारी भी बात सही। क्यों? क्योंकि वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन में है। तो हमने क्या अभी लिखवाया, वो तो एक पार्टिकल रहा, ऐसे ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो जाए। अब ग्रुप ऑफ पार्टिकल हो जाए, बात ध्यान से एक एक चीज समझते चलो, और जो बात बताऊं एकदम बिल्कुल पहले कॉन्सेप्चुअली समझना, फिर साथ में लर्न कर लेना, लर्न कर लेना। तो जो मेंस वगैरह क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम नहीं लगते हैं, वो 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। एडवांस में डायरेक्टली, क्योंकि देखो जो अटेम्प्ट पूरा करना चाहेगा बेटा उसको टाइम भी चाहिए होगा। अब जो पहले ही फिक्स किया है 40% करना है, 2000 5000 6000 रैंक आ जाए, रैंक तो अब तो निकालते हैं 15000 तक, तो उनकी बात अलग है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, पूरा पढ़ने करेगा, तो उसके लिए टाइम भी बहुत मैटर करता है। तो देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर आ गई। हमने क्या बताया, एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा। जो पॉइंट लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एकदम टिप पे रहना चाहिए, दोबारा ना बताना पड़े। काइनेटिक एनर्जी कोई भी इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी, कोई भी इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट कर रही है, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई पी। हाफ आई पी नहीं, आप यहाँ पे हम कह दें आई ओ, या यहाँ पे हम पी लिख दें, कोई बात नहीं, कोई भी वेरिएबल, हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा भी हो सकता था, अब ये देखो एक पार्टिकल रहा तो हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर हमने कहा, तो हाफ आई पी तुमने बताया कि आई पी जो होगा वो एम एल स्क्वायर होगा, एम एल स्क्वायर हमने लिख दिया, आई पी ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, वही आ गया। विहान ने कहा कि नहीं, इसकी वेलोसिटी एक पार्टिकल है तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड पता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं सीधे हाफ एम बी स्क्वायर। वो भी सही है, गलत नहीं है। अब देखो ये कहां से आया कि जैसे अगर ये पार्टिकल है, ये रेगुलर शेप रिजिड बॉडी ओ पॉइंट है,
और कोई कह रहा है कि नहीं यहाँ पे m1 पार्टिकल है, ये डिस्टेंस r1 है, यहाँ m2 है, ये डिस्टेंस r2 है, भूलो ना, एकदम पक्का होता जाए, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। r3 है, ऐसे ऐसे n पार्टिकल है, यहाँ पे mn है और ये है rn, और एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया है। हमने अभी क्या बताया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ आई अबाउट ओ, आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई अबाउट ओ, या हम कहते हैं हाफ आई अबाउट पी इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही तो हमने बताया। अच्छा, और जो आईपी लिखा वो पी पॉइंट के अबाउट इस इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। क्लियर बेटा? समझा। अब अगर लिखना है तो हम कहेंगे कि हाफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इसका लिखें, कोई बात नहीं है, हाफ। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा आईपी इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब एक बात देखो, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 का क्या लिखोगे? r1 m1 का एंगुलर r1 स्पीड भी ओमेगा है ना बेटा? m1 r1 स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप समझ में आया। m2 r2 स्क्वायर, क्योंकि ये r2 के रेडियस में रोटेट करेगा, ये r3 हाँ के, सब ये तो अलग rn के। अलग है ना। और हाँ ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, तो निकल जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही, इंटू ओमेगा स्क्वायर। और हम्म। यही चीज जो होती है ये मिल करके क्या बनाता है? मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया। एक समझा। पॉइंट। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर यही नहीं तो हम कहेंगे और वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट है, मतलब वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है बेटा? अब देखो नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल क्लियर अच्छे से। हाँ कोई सर, भी क्लियर। कोई भी ऑब्जेक्ट, रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, रिजिड बॉडी, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में है, तो उसका टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वी विल कॉल इट, क्योंकि या तो फिर मेंशन करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो जाए, हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट, हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। फोर्थ पॉइंट, अगर हम को कहें कि कोई भी इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है, पी पॉइंट के अबाउट फिक्स है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, टॉर्क अबाउट पी, दैट विल बी आईपी इंटू एल्फा, आईपी पता है सर। इंटू आईपी इंटू एल्फा, वेयर पी इज फिक्स्ड पॉइंट। ये देखना ध्यान से, ये हम बार बार लिख रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट। कभी पॉइंट को हम मूव कराएंगे, अभी हम फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा इट विल बी ऑलवेज अप्लीकेबल। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, पी इज फिक्स्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज। फिफ्थ, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, अगर कोई इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रहा है, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, उसका हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या लिखना सीखे हो? आई ओमेगा ना। हाँ, आई ओमेगा कब लिखेंगे? जब पॉइंट आई अबाउट पी, जब कोई भी इरेगुलर शेप या रेगुलर शेप रिजिड बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट फिक्स्ड पॉइंट इनटू ओमेगा। मैं फिक्स्ड बार बार कह रहा हूं, बात ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो एंगुलर मोमेंटम जब हम लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट, फिर देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, सब एकदम मजा आने लग जाएगा। अबाउट फिक्स्ड पॉइंट फॉर रिजिड बॉडी कह रहे हैं, तो वो रेगुलर हो इरेगुलर सभी आ गया, तो हम लिखेंगे एल अबाउट पी इज इक्वल टू आई अबाउट पी इंटू ओमेगा। ये किसके लिए है एप्लीकेबल? जब पॉइंट पी फिक्स्ड है, फिक्स्ड पॉइंट, ये बात ध्यान रखना। क्लियर बिल्कुल? अब देखो, जो हमने क्वेश्चन दिया था, 5 पॉइंट लिख दिया ना बेटा?
ये 5 पॉइंट, ये सब इरेगुलर से रिजिड बॉडी के लिए। और जो कंफ्यूजन ना हो, जो पहले कहीं पढ़ा है तो वो हमने पॉइंट मास के लिए सब पढ़ा है। अब यहाँ ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेज आ गए तो एक बॉडी बन रही है, रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया था जो, अब उस पे आते हैं, जो क्वेश्चन दिया था उस पे आते हैं। क्या पूछा गया था यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी, अब ध्यान देना यहाँ पे पूछा गया था कि एंगुलर वेलोसिटी, कब एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है? जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है और हिंज रिएक्शन पूछा जा रहा है। रॉड का मास कितना दिया है बेटा? m दिया है, लेंथ l दिया है, तो रॉड इज हैविंग मास m, लेंथ l। और जो जो पढ़ाता जाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास के पहले 5 मिनट में पूछूंगा सबसे, दोनों लोगों से, फिर आगे बात बढ़ेंगे। एक एक क्लास समझना जरूरी है, साथ में एक एक चीज कुछ नहीं है, जहां प्रैक्टिस करोगे अपने आप लर्न होता जाएगा यार। तो रॉड हैविंग मास m, लेंथ l है, देखो ध्यान से। अभी इसको रिलीज किया गया, रेस्ट से रिलीज किया गया, इसका मतलब ओमेगा इनिशियल हो गया 0, ओमेगा इनिशियल हो गया 0। अब पूछा जा रहा है व्हेन रॉड विल बिकम हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज हिंज रिएक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। अब बताओ विहान, एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखोगे? पहले क्या बोल रहे थे आप बताओ। मोनिश, दोनों लोग सोचो, पहले क्या कह रहे थे विहान, सोचो और अब बताओ क्या होगा। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, मतलब मैं उसको, तो एम एल बाई टू कॉस थीटा होगा, मतलब वो जितना जाएगा, तो एम जी एल बाई टू कॉस थीटा वो वेरी गुड, पोटेंशियल हो जाएगा, और फिर इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल टू काइनेटिक, और काइनेटिक इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। हाँ मतलब हाँ वही, तुम सही है। हाफ mgl/2 cos थीटा कह रहे हो, cos थीटा नहीं sin थीटा, ध्यान से देखो। एक सेकेंड। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, साइन थीटा का, हाँ देखो सॉरी, बेटा, हाँ देखो साइन मोहनी, थीटा। सब देखो, सर आप सब बातें एक्सप्लेन कर आसान हो सकते गई, हो? इसीलिए हमने पॉइंट लिखवाया। अब ये बेटा पेवर रोटेशन में है, लेकिन ये वर्टिकल प्लेन में, किसमें है? पेवर रोटेशन में। अब पेवर रोटेशन में है तो अब ये तो बात कहेंगे कि जब रॉड, ध्यान देना, जब रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी, जब रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी बेटा, तो उस समय इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसको पी पॉइंट ही कहें। पी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा, ये बेटा सबको क्लियर है? इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी, वो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आएगी? क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ से रिलीज किया गया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रॉड इनिशियली यहाँ पे था, रॉड बेटा इनिशियली यहाँ पे था, इसका यहाँ पे एंगल थीटा था, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा l/2 साइन थीटा, इसको हम कहेंगे l/2 साइन थीटा, l/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे ये पॉइंट हिंज है बेटा, ये पॉइंट हिंज है, पी पॉइंट, ये अपनी जगह मूव नहीं करेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो रही, वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई बेटा? काइनेटिक में। वेरी गुड। तो हम कहेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये पॉइंट हिंज है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, यहाँ एनर्जी लॉस 0, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पोजीशन 1, इसको कहते हैं पोजीशन 2, एट पोजीशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो एनर्जी कंजर्व करेंगे तो बेटा यहाँ पे हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg/2 साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आई अबाउट पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई अबाउट पी कितना होगा मोहनीस बेटा, पी पॉइंट के अबाउट
बेटा तुम्हारा ml साउंड square by 12 फिर गड़बड़ कर रहे हो ml बेटा। square by 3 होगा क्योंकि cos बेटा एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, जब रॉड एक एंड के अबाउट ml रोटेट square करेगा, ऐसी गलती मत करना। एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है बेटा, तब उसका हम लिखते हैं ml स्क्वायर बाई 12। एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा देखो, तब ml स्क्वायर बाई 3 होता है, ऐसे मत करना। तो आईपी होगा ml स्क्वायर बाई 3। तो यहां से देखो mgl बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आईपी। आईपी लिखोगे ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन कर लोगे ना? हाँ सर, बोलो। कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, इसको एक एक चीज नोट करना, मैं पीडीएफ भी भेज देता हूँ, हाँ नोट करके सर। बना के बाकायदे रखना और फिर सब क्वेश्चन करना। तो ओमेगा इसका कैलकुलेट करना, ओमेगा कैलकुलेट हो गया। कब कैलकुलेट हुआ? जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहा। अब देखो, अब ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमें पता लग गया, ओमेगा पता लग गया है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और इस पे हिंज रिएक्शन बताना है उस मोमेंट पे। तो हमने मान लिया एफ एक्स और एक मान लिया एफ वाई। मान सकते हैं कोई भी डायरेक्शन में मान लो, निगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि जो आपने डायरेक्शन लिया उसके अपोजिट हो गया। ठीक है बेटा? हाँ सर, यस सर। तो यहाँ पे देखो क्या कहोगे, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, और ये इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इसकी भी हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। और इस पे एक mg एक्ट कर रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा होगा कि नहीं? कर रहा है सर, कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर, ACM along x। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन along x क्या होगा, बोलो? omega square x ओमेगा स्क्वायर x I mean half into L L/2 होगा ना? L by 2 half into L हाँ, राइट वर्ड हुआ। और इसका एक और एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? और कोई एक्सेलरेशन? नीचे जी जा रहा है वो एक होगा, मतलब वो 80 एक हो जाएगा। जी जा रहा है, नहीं वो दूसरा वो तो And- इसका ये अल्फा अल्फा हो सकता है। बोलो मोनिश, वियान, दोनों लोग जल्दी बताओ क्या करोगे। एक्सेलरेशन और कोई होगा कि बस यही एक होगा? नहीं सर, टैंजेंशियल भी होगा एक। तो टेंजेंशियल कैसे आएगा? और वो अल्फा आर होता है। tangential का क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाए? अल्फा आर होता है वो। तो अल्फा हाँ, कैसे आएगा? अल्फा बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड। अल्फा होता है तो आर यहाँ पे L/2 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास बट का अल्फा थर्ड। कैसे आएगा? अल्फा कैसे आएगा? एक सेकंड ना, सोचने दो एक सेकंड। अभी हमने 5 पॉइंट लिखाया, उसी में सब है, देखो पांचों पॉइंट, 5 पॉइंट हमने लिखवाया है अभी, वही में सब दिया है, सब हमने समरी बना दिया। देखो वहां पे पांचों पॉइंट दोनों लोग। पांचों पॉइंट का समरी जो दिया है बेटा, वहां पे देखो। अल्फा के लिए रिलेशन लिखा है। अच्छा, अभी नोट नहीं किया होगा, देखो ये पांचों पॉइंट वो ना नोट नहीं नोट किया है सर। किया है। नोट नहीं। पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, हम्म फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अबाउट अल्फा fixed point we can take torque about fixed point that will be equal to moment of inertia about fixed point into angular acceleration। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, देखो ध्यान से। अच्छा, तो P पॉइंट हमारा फिक्स्ड पॉइंट है,
तो P पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं, P पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, तो टॉर्क किसके कारण आएगा? Fx Fy के कारण 0 हो जाएगा। Fx Fy के कारण टॉर्क 0 हो जाएगा ना बेटा। हाँ और किसके कारण फिर टॉर्क आएगा? इसका वेट mg लग रहा है, जब हॉरिजॉन्टल होगा तब की बात की जा रही है। और ये डिस्टेंस r परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? r परपेंडिकुलर की वैल्यू L/2। अब देखो P पॉइंट के अबाउट जब हम टॉर्क लिख रहे हैं तो mg टॉर्क अबाउट P, सिंस टॉर्क अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब अल्फा का डायरेक्शन जब लिखना है तो ध्यान देना क्या करेंगे, P पॉइंट के अबाउट टॉर्क, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टॉर्क लग रहा है mg, तो उस P पॉइंट के अबाउट इसी को रोटेट करा दें, इसी को रोटेट करा दें। तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है रॉड? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर ये हील मान ले तो हमारा परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया, राइट? ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो इसको हम कह देंगे टॉर्क अबाउट P, टॉर्क अबाउट P दैट विल बी, टॉर्क अबाउट P विल बी इक्वल टू, तो हम यहाँ पे कहें टॉर्क mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? L/2 F इंटू R होता है। हाँ इसको F इंटू R परपेंडिकुलर इज इक्वल टू IP इंटू एल्फा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया mg इंटू L/2 इज इक्वल टू IP इंटू एल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं, mg L/2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा। देखिए L कैंसिल हो गया, अल्फा आ गया 3mg, m भी कैंसिल हो गया, तो अल्फा आ गया हमारा अल्फा 3g/2l, 3g/2l हो जाएगा। ये अल्फा आ गया। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या कहोगे बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कहोगे? 3g/2 अल्फा इंटू R L/2 परपेंडिकुलर हाँ तो L 3g/2l इंटू R परपेंडिकुलर अल्फा। L होगा ना, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पे तो नहीं लगेगी, पूरा तो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ना, L होगा L/2 रेडियस L हो जाएगा ना, L लिखेंगे तो इस पॉइंट का आएगा। हमें किसकी बात करना है? सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं ना बेटा। हाँ तो L/2 होगा क्योंकि mg से है। हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे टोटल वेट एक्ट कर रहा, नहीं तो वैसे तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए तो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पहले स्टडी किया। तो सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास को कंसंट्रेटेड एज ए पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं, तभी तुम सेंटर ऑफ मास बार बार बात कर रहे हैं। इस एंड का पूछा जाएगा तो खाली उस एंड का अलग से बताएंगे। तो जो 80 हो गया अल्फा इंटू आर परपेंडिकुलर, तो 3g/2l इंटू आर परपेंडिकुलर इज L/2, L कैंसिल हो गया, 3g/4 आया, ये 80 आ गया। ठीक है, अच्छा। अब देखो अब क्या हो गया, यहाँ तक हमें Fy माइनस mg इज इक्वल टू mat, फिर वो लग जाएगा ना, वो y को सारा है उसको करना। समझ गए बेटा मोहनीस? समझा सर। तो ये फिक्स्ड पॉइंट P है, अब कुछ नहीं है यहाँ, अब देखो ध्यान से। तो बस अब Fx इज इक्वल टू क्या, एक पॉइंट ये आ गया जो इसका रॉड का रहा, समझो यहाँ पे जो रॉड की बात रही, रॉड का फिक्स्ड पॉइंट हो गया P, इसके सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन हो गया है रेडियल एक्सेलरेशन, एक हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल हो गया अल्फा L/2, रेडियल AR हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, और यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया Fx, एक हो गया Fy, हो गया ना? और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा मालूम ही है। अब हमें बताना है Fx एंड Fy, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Fx इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x। तो हम कहेंगे Fx इज इक्वल टू m
इनटू ACM क्या कहोगे? ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर L L बाई बाय 2, 2। ये FX हो जाएगा। और FY के लिए क्या वो लिख, नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि वो ओके हाँ सर समझा हाँ ओके। FI हो गया। अब यहाँ देखो इसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का हम डबल एरो से दिखा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का डाउनवर्ड है, इसका मतलब कि इसका जो वेट है mg, जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो mg इज ग्रेटर देन FY, सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पे कहेंगे mg माइनस FY इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। तो यहाँ पे mg माइनस FY इज इक्वल टू m इंटू AY हम लिख चुके हैं, अल्फा इंटू L बाई 2, अल्फा इंटू L बाई 2, अल्फा इंटू L बाई 2। तो यहाँ से you can calculate FX, you can calculate FY and सर angular velocity। हाँ तो ये fx माइनस m ओमेगा स्क्वायर L बाय 2 होना चाहिए ना, क्योंकि वो ऑपोजिट जा रहा है, उन दोनों का जीरो होना चाहिए। क्या कह रहे हो? FX fx माइनस m ओमेगा स्क्वायर L बाय 2 होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब p के तरफ जा रहा है, तो fx उसको इक्वेट करने के लिए लेफ्ट की तरफ जाएगा ना। देखो 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 कंफ्यूजन हो बेटा, देखो ध्यान दो, इसका सेंटर ऑफ मास जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कब करता है, एक्सेलरेशन का रीजन क्या होगा, कौन एक्सेलरेट कराता है किसी भी ऑब्जेक्ट को? फोर्सेस। तो इसका मतलब इसका कॉज क्या हुआ? फोर्स। तो इस पे रॉड पे फोर्स अगर ये नहीं लगाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। तो FX इसको राइटवर्ड लगाया जिसके कारण इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हुआ x डायरेक्शन में, और वो हुआ ओमेगा स्क्वायर L बाई 2 ACM x along x, ACM along x। उसके लिए फोर्स, एक्सेलरेशन से फोर्स नहीं होगा, फोर्स बेसिकली कॉज है फोर्स। फोर्स जब कहीं ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, और जिधर फोर्स लगाएंगे जरूरी नहीं कि एक्सेलरेट करे, लेकिन उसकी टेंडेंसी भी अगर एक्सेलरेट करने की होगी तो किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो FX इज एक्टिंग राइट वर्ड। अगर आप लिख लेते हो कि लेफ्ट वर्ड, सपोज तुमने मान लिया कि सर इस पे फोर्स FX लगा, इसका एक बात हमारी ध्यान दो, कंफ्यूज ना हो, ठीक है पूछ लिया, अच्छी बात है। देखो मास m है, इस पे फोर्स लगाया F, तो जब फोर्स F लगाया तो F इज इक्वल टू क्या कहते हो? जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, F इज इक्वल टू M इंटू A। तो जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। समझ गए? ये एक्सेलरेशन क्यों आया, इसका कॉज कौन है? फोर्स। फोर्स नहीं होता तो एक्सेलरेट नहीं करता। तो F वेक्टर और A वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? ये नहीं कहते हैं कि MA इस डायरेक्शन में है और F इधर है तो उसको अपोजिट करके जीरो करेंगे। MA तो ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू फोर्स। जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, ये क्या पूछा गया? हिंज रिएक्शन। हिंज रिएक्शन ये रॉड की बात कर रहे हैं, हमारी बात समझो, तुम उससे ना कंफ्यूज हो, ये रॉड की बात कर रहे हैं। जो रॉड पे फोर्स लगा रहा होगा हिंज, वो ये होगा, और जो रॉड उस पे नेल पे लगा रहा होगा वो किधर लगा रहा होगा? FX इधर लगा रहा होगा। नेल में कहीं कनेक्टेड है रॉड ना। हाँ तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ सर, मुझे लगा कि वो हिंजी नेल को, क्योंकि एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा एक्स डायरेक्शन में, तो मुझे लगा कि वही FX ही उसको कर रहा है अपोज, उसको जीरो करने के लिए। हाँ तो देखो, तो क्या होगा कि जब ये हॉरिजॉन्टल में आया तो ये तो हिंज रिएक्शन, तो देखो जब ये यहाँ पे किसी एंगल थीटा से जब ये आया, और जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया रॉड, ये हॉरिजॉन्टल में आ गया, तो ये नेल जो होगा, नेल देखो, तो नेल इस पे रॉड पे, नेल यहाँ पे ऐसे टच कर रहा होगा, रॉड पे इधर फोर्स लगाएगा, उसके कारण ही ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है। तो जब ये नेल ने रॉड पे लगाया तो रॉड पे फोर्स इधर लगा, रॉड पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं,
तो नेल पे अगर हम कहें कि कितना फोर्स लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जो नेल ने रॉड पे लगाया वही रॉड नेल पे लगाएगा। तो नेल पे फोर्स पूछा जाए तो एफएक्स इधर होगा। समझ में आई बात बेटा? हाँ सर, ओके। और ये नेल वाई डायरेक्शन में एफ वाई लगाया। अब अगर कहें रॉड नेल पे कितना लगाया, तो नेल पे एफ वाई इधर लगाएगा। इसी को ऐसे कह सकते हैं, दिस इज नेल। अगर हम कह दें नेल पे, तो एफ एक्स इधर लिख सकते हो, नेल पे इसको एफ वाई इधर लिख सकते हो, एफ वाई इधर लिख सकते हो। समझ गए बेटा? मिटाऊं इसको? क्लियर बिल्कुल? हाँ सर, यार हाँ। है सर। तो वो 5 पॉइंट याद रखना, हमेशा याद रखना। अब एक थोड़ा सा मास, ये तुम लोगों को पता नहीं बताया कि नहीं, मैं देख नहीं, मतलब देखा लेकिन मुझे मिला नहीं। अगर बाप मान लो कि पुली है जिसका मास भी दिया है, और यहाँ पे स्ट्रिंग है, एक का मास कुछ मान लेते हैं m1, दूसरी तरफ मास मान लेते हैं m2। लेट m2 इज ग्रेटर देन m1, और यहाँ पे पुली जो है, मास ऑफ पुली इज m। ठीक है? डिस्क है ना? हाँ, पुली जो होगा उस शेप में डिस्क के ही रहेगा ऑब्वियसली। ओके सर, ओके। तो let m2 is greater than m1 and mass of pulley is m. Moment of inertia of pulley is given. Moment of inertia IP, P कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट P है। अब यहाँ पे पूछा गया फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, acceleration of m1 and m2, तीसरा angular acceleration of pulley if any, angular acceleration of pulley if any। ये बताओ कि टेंशन में स्ट्रिंग सेम रहेगा कि अलग अलग होगा? पुली की जो दोनों साइड, अलग रहेगा, अलग। ये बताया हुआ है क्लास में? हाँ सर, ये पता है, ये पता ये है पता है, मोनीश? पता है। ये है, एक एग्जाम्पल में था एक। ये पिछली क्लास में। मोनीश तुम्हें भी पता है? बोलो बेटा। हेलो सर। है? हाँ बताया सर। अरे मैं कह रहा हूँ कि m1g माइनस टी इक्वल टू m1a और t1r इज इक्वल टू i ओमेगा। तो फिर t को उस इन टर्म्स ऑफ उसमें लेके फिर इक्वेशन बनाना है ना। एक बार लिखो, जो समझ में आ रहा है मुझे। तुम्हारा भी गड़बड़ लग रहा है, कोई नहीं बात सर, सही है ये इसका मैं श्योर हूँ, ये मैंने पढ़ा है। तुम एक बार लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिख के रखो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ तो बताते चलना। ओके सर, एक सेकंड। क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे इनका यूज होगा एक्चुअली। सर रेडियस इसका r है ना पुली का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है आईपी, इसी के टर्म में लिख दो बेटा। ओके। इधर टेंशन मान लो T2, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1। ये पता है टेंशन अलग अलग होगा?
मोनिश, पता है पर रीजन क्या था? विहान बताओ रीजन। क्योंकि वो घूम रहा है ना इसलिए। घूम रहा है इसीलिए। हाँ सर। ये बेसिकली क्या है कि देखो, इसका रीजन ये है, अब लिख लिया, वैसे लिख लिया होगा, दिमाग फिगर तो बन ही गया होगा। ये बेटा पुली मासलेस नहीं है। मासलेस नहीं है तो क्या होगा कि ये पुली भी रोटेट करने लग जाएगी, डिस्क शेप में पुली होगी और ये भी रोटेट करने लग जाएगी। ध्यान देना मोनिस, ध्यान देना। यस सर। इधर जो है इस पे टेंशन हम कह रहे हैं T2 लगेगा, इस पे टेंशन अलग लगेगा। इसलिए लगेगा कि पुली एक डिस्क के फॉर्म में होगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, पुली का मास है तो ये भी रोटेट करने लग जाएगा। पुली जो होगा वो रोटेट करेगा। किस सेंस में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज करेगा? क्योंकि M2 इज ग्रेटर देन M1 गिवन है। गिवन है M2 इज ग्रेटर देन M1, तो T2 इधर एक्ट करेगा और T1 इधर एक्ट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये डाउनवर्ड जाएगा M2 का मास ज्यादा है, M1 अपवर्ड जाएगा और ये पुली को रोटेट करा रहा होगा। जैसे अब इसको और बढ़िया समझने के लिए ध्यान दो। जैसे साइकिल बेटा साइकिलिंग जब करते हैं तो साइकिलिंग करते हैं, देखो सबको ये पता होगा, तो साइकिलिंग करते हैं तो इसके ऊपर जो चेन होती है ये फ्री व्हील कह रहे हैं। जब इसको रोटेट कराते हैं, पेडलिंग करते हैं बेटा, जब इस पे लगाते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है ना, हाँ होता है। देखो जब इस पे पेडलिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये ऊपर वाली जो चेन होती है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये स्ट्रेच होता है और ये लूज हो जाता है। जब ये क्लॉकवाइज सेंस में हम इसको पेडलिंग कर रहे होते हैं और ये इससे कनेक्ट होता है। साइकिल नहीं, मैं आगे वो जिसपे चेन होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये इसी के साथ में रोटेट करता है ना, तो इसके लिए अगर हम कहें इसको डिस्क कंसीडर करें, इसके लिए टेंशन यहाँ पे हम कह दें T2 और इसमें टेंशन कह दें T1, तो T1 की वैल्यू T2 से कम होगी। टी अब इसके लिए देखो ध्यान से, इसको रोटेट कराना छोटे वाले को, तो T2 इधर है और T1 इसके लिए अवे हो गया। T2 की वैल्यू ज्यादा, अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम टेंशन लगाएंगे, ध्यान देना, दोनों का अगर सेम टेंशन होगा तो ये रोटेट करेगा। मोनिस बोलो बेटा। नहीं करेगा रोटेट। विहान नहीं करेगा। अगर नहीं T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी तो रोटेट करेगा। करेगा। तब अगर T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा हुई तो रोटेट करेगा, और किधर करेगा? क्लॉकवाइज सेंस में करेगा। T2 की तरफ करेगा। T2 अपर वाले में हमने लिया, ओके यस सर। तो ये फिर रोटेट करेगा। और इसके बड़े वाले यहाँ पे हम कहें इसके लिए T2 इधर लगेगा, छोटे वाले वही बात है कि जब मास M2 ज्यादा था तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, M2 की टेंडेंसी इधर है, और इसका M1 M2 की टेंडेंसी मूव करने की डाउनवर्ड है। M2 ग्रेटर है, ये दिया है, M2 ज्यादा है। अगर M1 M2 सेम रहते तो पुली नहीं रोटेट करता, इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड ज्यादा है। तो इस पे क्या होगा कि टेंशन इसके लिए T2 इधर लग गया, पुली के लिए टेंशन T1 लग गया, ऑब्जेक्ट के लिए इसके लिए T1 इधर लग गया, इसके लिए T2 इधर। ये मालूम है सब फ्री बॉडी डायग्राम? हाँ सर ये पता है सर। ये सब पता तो NLM कौन है ये सब पता है हाँ ना सर, बेटा? पता जहाँ है। पे नहीं पता रहे बोल देना, नहीं तो फिर फायदा हाँ नहीं सर। होगा। हाँ सर। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचक के तुरंत बताना जहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो देखो ये सब क्लियर है बेटा? यस सर।
तो क्या होगा कि पुली भी रोटेट करेगी इसी के साथ में, तो T2 ग्रेटर होगा, T1 कम होगा। कब होगा ऐसा कि जब हम कहें पुली का मास 0 नहीं होगा, मासलेस पुली नहीं होगी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका हमें एक्सेलरेशन लिखना है, टेंशन लिखना है, T1 T2 और एक्सेलरेशन, तो लिख सकते हैं। हाँ सर। देखो, तो हम क्या कहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे, इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना मान लेंगे? मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, ए मान लें। जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही m1 का एक्सेलरेशन होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ विहान। m1 m2 का एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन होगा सर, एक्सेलरेशन सेम होगा। सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका ए डाउनवर्ड होगा, इसका ए अपवर्ड होगा। और ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है, पुली रोटेट कर रहा है, इसका मतलब पुली का एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। यस सर। हाँ, तो फॉर M2 अगर हम बात करें तो M2 के लिए बात हो जाएगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें तो M2G टेंशन T2, इसका एक्सेलरेशन हम डबल लाइन से दिखा रहे हैं, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A। M1 की बात करें, फॉर M1 T2 T1 माइनस M1G। T1 इधर हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया A, हम कहेंगे तो T1 T1 माइनस माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। M1 है, बिल्कुल सही। सेकंड हो गया, हमारे पास अननोन कितने हैं? T1 T2 ए। A। अब देखो, फॉर पुली T1R minus T2R is equal to I omega. हाँ बेटा वेरी गुड। I alpha, sorry, I alpha omega. T2 बेटा ये हो गया, T2 ये हो गया, इसके लिए T1 इधर हुआ। ये बेटा समझ में आ रहा, पुली की बात कर रहे हैं। और पुली का पॉइंट P हमने ले लिया है, ये P पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इस पे भी हिंज रिएक्शन लगेगा। P पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, तो कुछ रिएक्शन फोर्स होगा, P पॉइंट हैंग कर रहा है ना बेटा। लेकिन हम जब P के अबाउट टॉर्क लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0। टॉर्क अबाउट P इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ध्यान से, अभी हमने 5 पॉइंट जो आपको लिखवाया है उसमें क्या कहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट, बार बार कह रहा हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में एकदम बिल्कुल फीड हो जाए, जब भी किसी एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी हाफ IP ओमेगा स्क्वायर, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी टोटल होगी हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। कोई फिक्स्ड पॉइंट है उसके अबाउट अगर हमें लिखना है टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू I अबाउट P इंटू एल्फा। ठीक है बेटा। यस सर। तो टॉर्क अबाउट P क्या लिखोगे, इसका रेडियस स्क्वायर बाय 2 मान लेते हैं। इसका मास भी दिया है ना पुली का, कि नहीं दिया है? सब ध्यान रखना, रेडियस नहीं दिया है और तुम्हें चाहिए रेडियस। समझ में आ रही हमारी बात? यस सर। तो इसका मतलब इसको पुली को डिस्क, पुली विल बी ट्रीटेड एज स्क्वायर बाय 2 डिस्क। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे M, पुली का मास हमने कैपिटल M लिखा, क्या लिखा है बेटा? M लिखा सिंपली। तो पुली को M इंटू R स्क्वायर, हाफ MR स्क्वायर डिस्क का रेडियस होता है। ये समझ में आ रहा दोनों लोगों को बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, हाफ एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। दोनों लोगों को समझ में आ रही बात बेटा? हाँ सर। समझ आ रही है सर। हाँ, हाफ MR स्क्वायर इज इक्वल टू, MOI। इसको हम कहेंगे हाफ MR, पुली विल बी ट्रीटेड एज डिस्क, तो इसको हम कहेंगे IP। देखो ध्यान से, तो IP गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? गिवन है IP, गिवन है M,
तो हम यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया ना? सर आर तो कट हो जाएगा ना? कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ा तो लिखेंगे। मान लो लिखना कहीं जरूरत पड़ा, अभी आगे देखेंगे, ओके सर ओके। तो फिर उसको यूज कर लेंगे। मैं कैलकुलेशन के लिए कह रहा हूँ। अब इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, T2 ज्यादा है तो ये फिर क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r माइनस, क्योंकि देखो बेटा क्लॉकवाइज है, देखो ध्यान से। अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिख रहे हैं तो हम कहेंगे T1 इंटू आर। देखो P कैसे हम लिखेंगे, P पॉइंट के अबाउट जो T2 रहा वो P पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दो। रोटेट करा रहा तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और P पॉइंट के अबाउट T1 जो रोटेट करा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो माइनस लिखेंगे T1 इंटू आर, एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ रही बात? ऐसे लिख दिया करो, दैट इज इक्वल टू आई अबाउट P इंटू एल्फा। अब ये T2 ग्रेटर है T1 से, तो ये डोमिनेट करेगा। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। समझ में आया बेटा? मैं वेक्टर में इसलिए नहीं उलझाना चाह रहा हूँ, कहीं जरूरत ही नहीं है यार, खाली तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। समझ में आया? ये क्लॉकवाइज लिख रहे हैं हम और समझा ये सर। एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। इसको पॉजिटिव लिखा, इसको निगेटिव लिखा, तो ये पॉजिटिव आया क्योंकि T2 सिंस T2 इज ग्रेटर देन T1। अब यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू IP इंटू एल्फा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया हमारे पास। वो हो अननोन की जाएगा। है 3 इक्वेशन और 3 अननोन है ना? 3 इक्वेशन 3 अननोन है कि एक अननोन और बढ़ गया? एल्फा नहीं आ गया? अच्छा अल्फा भी तो है। अल्फा ए बाय 4 आर अननोन बन हो। जाएगा। T1 T2 एल्फा और सर अल्फा को तो ए बाय आर लिख सकते हैं ना, तो वो ए भी है। वही एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम्म अल्फा को ए बाय आर लिख सकते हैं ना? एल्फा को लिखेंगे A बाई आर। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। देखो अब वही लास्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखो, रोटेट कर रहा है बेटा। हाँ सर। ये रोटेट कर रहा है, डिस्क जो रोटेट कर रहा है वो कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज सेंस में। एल्फा क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, ठीक है। हाँ सर। सर वो आर कट जाएगा तो फिर सिर्फ ए बचेगा, और फिर उससे ए को ये रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा T2। देखो देखो जल्दबाजी ना करो, इधर देखो, इसका एक्सेलरेशन कितना है? A। इसका मतलब इस पे स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट हमने मार्क किया, उसका एक्सेलरेशन A है, और ये रोटेट कर रहा है P पॉइंट के अबाउट एल्फा से, और इसका रेडियस है R। तो जो रोटेट कर रहा है एल्फा से, तो एल्फा इंटू आर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। इसका एल्फा आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ। यस सर। तो जो एक्सेलरेशन होगा, ध्यान देना, जो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा और जो इसके इनसाइड एक्सेलरेशन, जो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा, और वही डिस्क का सरकमफ्रेंस का होगा, क्योंकि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। देखो देखो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, ऐसे याद नहीं करना है, अभी आगे तो बहुत आ जाएगा तो फिर तो गड़बड़ कर दोगे। देखो ध्यान से, ये है हमारा डिस्क, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा टेंजेंशियल? अल्फा इंटू आर कहोगे कि नहीं कहोगे? यस सर, अल्फा इनटू आर। परपेंडिकुलर अभी बताया था, इरेगुलर शेप हाँ रिजिड सर, बॉडी में हाँ लिख सर, करके। यस सर, यस सर, यस सर। अल्फा एक्स यही तो लिखा था, ये टेंजेंशियल इसीलिए बताया था। और यहाँ पे हम देखें तो ये रोटेट, सेंस ऑफ रोटेशन अल्फा का ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है सेंस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट का हम एक्सेलरेशन कहेंगे अपवर्ड। कितना कहोगे? अल्फा आर कहोगे। तो अल्फा आर ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। यहाँ पे बेटा ये कनेक्टेड है मास
m1 से, m1 का एक्सेलरेशन कितना था, a, ये कनेक्टेड किससे है, M2 से m2 से, 48 इसका एक्सेलरेशन a है। down. इसका मतलब कि जो यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रिंग पास हो रही है, इनके बीच कोई स्लिपिंग नहीं है, तो a शुड बी इक्वल टू अल्फा r, a इज इक्वल टू अल्फा इंटू r, a की वैल्यू अल्फा r के बराबर होनी चाहिए। हम्म समझ में आई बात? हम्म दिस इज फोर्थ इक्वेशन। तो नाउ फिर यू अगर आर एबल टू, स्मूथ पुली बोलेगा तभी तो क्या अल्फा हो होगा? गया स्मूथ पुली मतलब यही होता है ना कि स्लिपिंग। हाँ ये स्मूथ पुली की कहानी बता रहे हैं पूरा। ओके सर, ओके। जब रफ पुली होगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा, वो T1 T2 में रिलेशन वो नहीं है, आएगा ही नहीं, तो सिलेबस में ही नहीं है, कहोगे तो बाद में बता देंगे। तो ये जो हुआ, ये हो जाएगा 4 इक्वेशन 4 अननोन, T1 T2 अल्फा a, सबकी वैल्यू आ गई, 4 इक्वेशन 4 अननोन। क्लियर बिल्कुल अच्छे से? यस सर बोलो। यस सर, क्लियर। अब देखो एक सिंपलेस्ट केस ले लें, जो बेसिक तुम्हें बताना है बिल्कुल। एक वर्टिकल वॉल ले लें, अब क्लियरिटी हो रही होगी, लेकिन इसको रिवीजन करना, इसका नोट्स बनाना, एक एक चीज टिप पे रहे, जो जो बात बताते जा रहे हैं, तो हम जहां जहां पे हम वही देख करके वहीं पे हाईलाइट ज्यादा कर रहे हैं। एक मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक यहाँ पे लैडर है, इसका हम कहें कि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, हाँ सर, ऐसा टाइप का बताया है हम लोग को। और ये स्मूथ सरफेस है, हाँ, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना वो। हाँ। ये स्मूथ है, और इनके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस दिया है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड। अब क्या होगा, थीटा की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करते जाएं, अगर थीटा की वैल्यू हम डिक्रीज करते जाएं तो क्या होगा, अगर हम थीटा की वैल्यू डिक्रीज करते जाएं बेटा, हाँ सर तो क्या होगा, वो वो बेस से दूर स्लिप होता हो जाएगा, मतलब उसका बेस, मतलब जो लैडर का पॉइंट है वो वॉल ये से दूर पॉइंट होता एक थीटा, एक पर्टिकुलर थीटा, जाएगा। देखो इसका, जब हम कहें यहाँ पे बात, थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, अगर हम कहते हैं थीटा ज्यादा होगा, तो इसका स्टेशनरी होने के चांस ज्यादा है या थीटा कम होने पे? कम होने पे। कम ये ज्यादा फिगर, नहीं, क्योंकि यूएमजी कॉस थीटा हो जाएगा ना, तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। कॉस थीटा कम एंगल पे ज्यादा होता है, तो फिगर 1 2 3 में स्टेबिलिटी, स्टेबल ज्यादा रहने की चांस किसमें है? 3 में है। 3 3 में cos थीटा 3 मतलब अगर तीनों केस में यहाँ पे हम कहें थीटा, इसको हम कह दें कुछ अल्फा, और इसको कह दें थीटा 2। बीटा, लेट अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा सबसे कम है, तो स्टेबल रहने के चांस सबसे ज्यादा, हर एक के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है, स्टेबल रहने के चांस सबसे ज्यादा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहे, सबसे ज्यादा चांस किसके हैं, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3, बताओ। थर्ड वाला सो। जब प्रैक्टिकली सोचो, वैसे अगर एक प्रैक्टिकली मैं सेकंड सोच रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकल में सेकंड सोच रहे हो, हाँ मुझे और तो लग बट रहा है नहीं, कि क्योंकि बट प्रैक्टिकल में वॉल भी स्मूथ नहीं होता ना, तो इसके लिए अच्छा, नहीं, वर्टिकल वॉल नाइस। स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल रफ है। हाँ वो रफ अगर है। अगर मान लो कि दोनों स्मूथ होते तो रुकता ही नहीं ना। सही। अब ये पूछा जा रहा है तो रुकता ही नहीं, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बेटा आपसे, तो रुकता ही नहीं। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ध्यान देना, कि कौन सी केस में स्टेबल होने के चांस ज्यादा है। मुझे लगता है थर्ड होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। अरे बेटा, थर्ड तुम्हें कैसे मेरे लगा?
सेकंड लग रहा है। तुम्हारे हिसाब से आंसर होना चाहिए थर्ड, लग रहा है सेकंड। ये क्या मतलब हुआ यार? तुमने नहीं तुमने सर, हम लोग अलग अलग लोग हैं, एक जन नहीं बोला है। अच्छा, किसको सेकंड लग रहा है वैसे? मोनिस मोहनीश का हाँ सेकंड। और विहान को लग रहा है थर्ड। हाँ हाँ सर। हाँ, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओह यस। देखो, बिल्कुल सही बात है। मैं सोचा कह रहे हो कि लग ये रहा लेकिन होगा वो, तो ये तो दोनों बातें कवर हो गई फिर तो। हम मुझे लगा एक ही बोल रहे हो। हाँ दे, दे, अब ऐसे सोचा करो, वैसे वैसे खैर मैथमेटिकली भी बात देखो पहले। अगर हम कहते हैं बीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, तुम खुद सोचो बेटा कि अगर लेडर कोई भी रॉड वॉल से तुम बहुत कम एंगल बना के रखो, ध्यान दो हमारी बात को, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू हम डिक्रीज कर दें, बहुत कम कर दें, थीटा की वैल्यू बहुत कम कर दें, तो ये स्टेशनरी होने के चांस है कि इसके गिरने के चांस है, स्लाइड करने के चांस है। सर बट वो तो स्मूथ है ना, जो तो स्लाइड कर वही जाए। जगह पे रहेगा ना, मतलब वो भले थोड़ी रफ है गिरेगा। लेकिन इसके चांस स्लाइड स्लाइड करने के ज्यादा है। बहुत हाँ ज्यादा है। और सर बट वो इसके तो स्टेशन स्मूथ है स्टेबल ना, तो रहने के वो चांस सबसे गिरेगा ज्यादा है थोड़ी। कि जैसे अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है और हम कह दें कि वर्टिकल स्मूथ है, और कोई हम रॉड इस तरह से रख दें या लेडर कहें वर्टिकल से एकदम बिल्कुल 90 की तरफ एंगल बना रहा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आई बात? अब मैथमेटिकली देखो, अब सर बट मैथमेटिकली देखो। स्मूथ है ना, तो वो क्या फर्क पड़ता है कहीं पे भी रहे बॉल के। फर्क पड़ता है। हाँ क्यों फर्क पड़ता है? देखो इसका फ्री वो वेट फर्क डायग्राम, पड़ता है। देखो देखो फ्री वेट डायग्राम ड्रा करोगे तो इसका बेटा वेट क्या हो जाएगा? mg। जी। mg, रॉड की बात कर रहे हैं। हम्म। इस पे लगेगा n1, इस पे लगेगा n2, ठीक है। यस। और इस पॉइंट की टेंडेंसी स्लाइड करने की किधर होगी? जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कांटेक्ट में है उस पॉइंट की टेंडेंसी किधर होगी स्लाइड करने की? टेंडेंसी बाहर की तरफ, मतलब वॉल से बाहर, मतलब नीचे। एन। पॉजिटिव हाँ एक्स या N1 निगेटिव जैसा। एक्स? पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स। एक्स, पॉजिटिव है। इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की इधर होगी, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? नेगेटिव एक्स। हाँ, हाँ। लैडर पे निगेटिव एक्स। और एक बात देखो, ये जो फोर्स होगा, जब हम कहें कि ये फोर्स होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू एन टू। नहीं यूएस इज टू mg cos थीटा होगा ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कह रहे हैं एफ की। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड, पहले एफ की बात कर लेते हैं। देखो इधर, यस सर। ये हम कह रहे हैं कि इसकी देखो इस पे मैक्सिमम वैल्यू हम कह रहे हैं, फ्रिक्शनल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम वैल्यू इस पे एक्ट कर सकती है। तो हम कहेंगे कि एक बात देखो, अभी तो म्यू एस इनके बीच दिया हुआ, कोई बात नहीं है। तो हम रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, रॉड का एफबीडी ऑफ रॉड, एफबीडी ऑफ रॉड, एफबीडी ऑफ रॉड क्या लिखेंगे बेटा? देखो ध्यान से, यहाँ पे हो गया n1, इस पे हो गया n2, इसका वेट हो गया mg, mg ये एंगल है थीटा। अब इसकी टेंडेंसी है मूव करने की किधर? आउटवर्ड्स। राइट वर्ड, तो इस पे राइट फ्रिक्शन साइड। फोर्स लग रहा होगा लेफ्ट वर्ड, एफ आर। अब यहाँ पे हम कहें क्या है? इक्विलिब्रियम। At equilibrium, Fr will be equal to N1, N2 will be equal to mg। यहाँ पे ये पूछा गया फाइंड थीटा मिनिमम सच दैट रॉड विल रिमेन इन रेस्ट या लेडर विल रिमेन इन रेस्ट। फाइंड थीटा मिनिमम पूछा ये गया था, क्वेश्चन जो था
वो तो हम पूछने लग गए अलग से कि इसमें बताओ कौन सा कंडीशन होगा। पूछा ही गया था फाइंड थीटा मिनिमम so that rod will remain in equilibrium. Rod will remain in equilibrium. In equilibrium. ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब जब रॉड इक्विलिब्रियम में होगा, थीटा मिनिमम है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लेफ्ट वर्ड लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा बेटा? मूव नहीं कर रहा तो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा बताओ? mg umg cos U into mg यहाँ पे इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस। US हाँ हाँ, umg होगा US सर, क्योंकि n2 और mg सेम हो जाएगा अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो umg हो cos umg होगा हाँ N2 किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर, हाँ तो तो म्यू। umg हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, गुड। तो यहाँ पे हम कहें एफ आर मैक्सिमम या हम कहें एफ एस मैक्सिमम, इसी को पढ़ा होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। Yes, sir. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये पढ़ा है ना बेटा? yes sir Yes, sir. तो इसको हम कह देंगे एफ एस मैक्सिमम या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू एस US इंटू into mg एम जी। तो ये बताओ फ्रिक्शनल फोर्स जो होना चाहिए दैट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी, ये होना चाहिए ना? हाँ sir Yes, sir. इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हाँ बिल्कुल। सर अब देखो थीटा मिनिमम पूछा गया, थीटा मिनिमम पूछा गया, तो अब क्या किया जाए? ये तो हमने दो इक्वेशन लिख लिया। थोड़ा हम डायनेमिक्स भी चेक कर रहे थे, बोलो रोटेशन के साथ साथ। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट भी 0 हो जाएगा, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हाँ वेरी गुड, कोई भी पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट लिया जाए ज्यादा ठीक रहेगा? अगर इस n2 वो ले लो तो फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा और n2 भी जहाँ 0, पे फ्रिक्शन है हाँ जहाँ पे फ्रिक्शन है, बिल्कुल सही बात है, तो गुड दोनों वेरी 0 हो गुड। जाएगा, तो कैलकुलेशन हाँ कम तो हो ये जाएगा। पॉइंट हाँ बी ले लिया जाए, ये पॉइंट ए ले लिया जाए। देखो फटाफट अब समझ में आने लग गया। द हम्म, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट हम टॉर्क जीरो कर दें एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, वेरी गुड, इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट बी विल बी जीरो। टॉर्क अबाउट बी विल बी जीरो। एक बात देखो यहाँ पे N1 ये है हमारा रॉड, ये पॉइंट बी है, N1 इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है, और ये एंगल है थीटा, तो ये L/2 cos थीटा। तो हम Yes, sir. कहेंगे बी, बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा, बी पॉइंट के अबाउट mg इंटू L/2 cos थीटा। किधर ये डायरेक्शन हो गया इसका? सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दैट विल बी इक्वल टू, लिखें ये अलजेब्राइक सम जीरो कर दें, दैट विल बी इक्वल टू n1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये L cos थीटा हो गया, ये L sin थीटा होगा, n1 L sin थीटा, दैट विल बी क्लॉक, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो mg यहाँ निगेटिव नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी हमने लिख दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों बैलेंस करेंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट। हाँ सर। अगर इसी को लिखने का तरीका हम तुम्हें बता चुके हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एक पॉजिटिव ले लो, दूसरा निगेटिव, अगर इसको हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, इफ, ये बात ध्यान रहना आगे बहुत यूज होगा जब कई फोर्सेस होंगे। इफ क्लॉकवाइज वी आर टेकिंग, क्लॉकवाइज वी आर टेकिंग पॉजिटिव, वी आर टेकिंग पॉजिटिव, तो हम कहेंगे n1 L sin थीटा, ये क्लॉकवाइज लिया तो इसको पॉजिटिव लिखा, माइनस mg L/2 cos थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट मस्ट बी जीरो। तो यहां से क्या आ गया? वो नेगेटिव से माइनस प्लस हो जाएगा। n1 की वैल्यू आ गई, n1 की वैल्यू आ गई, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, n1 की वैल्यू आ गई ना बेटा? n1 तो पहले से ही निकाला हुआ है, तो रिप्लेस कर देंगे इसको n1 किसके बराबर रिप्लेस आज निकाला है? एक सेकंड ना ऊपर। n1 L sin थीटा इज इक्वल टू mg L/2 cos थीटा।
N1 is equal to cancel हो F था ना फ्रिक्शन, तो mg U cos mg mg tan mg cot cot theta by 2, n1 is cot theta by 2, cot theta by 2 यही निकाला था। और n1 की वैल्यू किसके बराबर थी बोलो? फ्रिक्शन के mg बराबर और थी। फ्रिक्शन इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, यही आया ना? तो अब वो बताओ m भी तो रहेगा, mg का क्या वो m वो जी, हाँ भाई n1 mg is का क्या? equal to L sin theta रहेगा हो जाए। रहेगा 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 बेटा, जाएगा कहाँ? हम लोगों से बच के कहाँ जाएगा? n1 इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 इंटू mg। इंटू mg। अब एक बात बताओ कि हमने fr की वैल्यू क्या लिखा था? fr इज लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस mg। mg तो ये अप्लाई कर दिया जाए यहाँ पे, ओ हाँ लगा दो। cot theta by 2 हो म्यू एस गया mg mu शुड बी s लेसर से देन और छोटा। इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 इंटू mg। mg So, mg कैंसिल हुआ, उल्टा हो तो गया क्या? क्या उल्टा हो गया? साइन कुछ mu नहीं s हुआ उल्टा। तो ये लिख सकते हो 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस। ये कह सकते हो ना बेटा? नहीं बोलो। सर, उल्टा हो गया सर। उल्टा है ना, USMG ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, सही बोल वही रहे मैं हैं। बोला। fr इज लेसर सर देन। cot थीटा बाय 2 mg तो उसका कंडीशन है, हाँ, बट वो एक सेकंड उल्टा एक होना सेकंड चाहिए। एक सेकंड। अच्छा अच्छा, ये उल्टा कह रहे हो? हाँ सर, ये वही उल्टा बोला। कह रहे। हाँ। गुड जॉब मोहनीश, गुड ऑब्जर्वेशन। नहीं नहीं, वो तो वैसे भी अभी पकड़ में आता ही, जाता कहाँ। गुड। तो ये बेटा हो गया आपका fr। हाँ fr ये है, तुम कह देंगे, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि म्यू एस mg इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 इंटू mg। राइट, mg कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 2 म्यू एस इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/tan थीटा, यही आया ना? तो tan थीटा कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 म्यू एस। क्लियर? तो थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 म्यू एस। तो यहाँ पे पूछा गया थीटा मिनिमम के लिए हम इक्वलिटी होल्ड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 म्यू एस। ठीक है बेटा? क्लियर बिल्कुल? यस सर, एकदम क्लियर। अब यहाँ तक एकदम अच्छे से पूरा कर लेना, हम अभी शेयर कर दे रहे हैं ग्रुप पे यस सर, नोट्स। और बाकी नोट जो कर है, लो ये सर। मैं बेटा सैटरडे संडे में नहीं रहूंगा, तो कोई भी टाइम रहे 10 बजे फ्राइडे को 11 ले लो बजे सर, मुझे। फ्राइडे को ले लो, फ्राइडे फ्री हम लोग। फ्राइडे या आज वेडनेसडे है? चलेगा सर, एक साथ अभी तो फ्रेश भी है माइंड में, तो अभी फिर सैटरडे संडे को हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं और डाउट्स पूछ सकते हाँ, हैं कल अपना। का क्या रहेगा ये बताओ मुझे। सर कल तो क्लासेस है बहुत कल सारे, तो मोहित सर का मोहित भी सर क्लास का है। भी क्लास है। 9 से 11। हाँ सर, उसके पहले एलन का भी है थोड़े टाइम तक, 5 और o'clock तो तक। परसों का कितने बजे तुम लोग फ्री हो जाओगे? परसों यही टाइम पे बस सर चलेगा। नहीं, 4 बजे से नहीं चलेगा? नहीं, हम लोग का कॉलेज है फ्राइडे को। फ्राइडे को स्कूल जाना होगा? हाँ, हाँ स्कूल वो जाना होगा कॉलेज है। कंपलसरी है? कंपलसरी, एक ही हफ्ते में एक ही बार जाना होता है, हाँ और अटेंडेंस तो बहुत ही बेकार है अभी मेरा, जाना ही फ्राइडे नहीं। को ना जाओ, अगली बार से जाना। नहीं सर, अरे वो अभी चालू हो गया है और मैं 3-4 टाइम से मिस कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्राइडे को, कि सैटरडे वाले सर, में। अब 4 बजे कर लो, चलेगा 4 बजे। है हाँ,